स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी IQ। मेरा नाम नानकी बवेजा एंड आई एम फैकल्टी फॉर इकोनॉमी एट स्टडी IQ। जो बच्चे पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इकोनॉमी से फॉर प्रीलिम्स प्लस मेंस उसको कवर कर रहे हैं। और हमारा रेफरेंस मटेरियल जो है वो है स्टडी IQ की बुक विच इज़ इंडियन इकोनॉमी। तो वहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इकोनॉमी के चैप्टर बाय चैप्टर हम कवर कर रहे हैं। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो वहाँ हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहे थे एंड टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, उसके क्या टूल्स होते हैं, उसके बारे में हमने थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू लिया था। एज वेल एज क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्या होते हैं वो मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने बहुत अच्छे से कवर करा दिया था। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। सो आज लेट अस स्टार्ट कि क्वालिटेटिव टूल्स क्या होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। सो फॉर दो स्टूडेंट्स जो आज वीडियो या लेक्चर पहली बार अटेंड कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स, मॉनेटरी पॉलिसी सबसे पहले क्विक रिकैप। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ टूल्स, एक सेट ऑफ टूल्स या टेक्निक्स होती हैं जो कौन यूज करता है? सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री कुछ टूल्स यूज करता है टू डू व्हाट? टू रेगुलेट दी मनी सप्लाई इन दी कंट्री। भाई, मनी सप्लाई को घटाना है या बढ़ाना है, ये RBI की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब सेंट्रल बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके लिए सेंट्रल बैंक को कुछ ना कुछ एक्शंस तो लेने होंगे। बस उन्हीं एक्शंस को या उन्हीं टूल्स को बोला जाता है टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो हमने एक टाइप जो क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं वो कवर कर लिए थे। आज हम क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हमने देख लिया था कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है। सो लेट अस स्टार्ट विद व्हाट आर द क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। स्टूडेंट्स, क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहे थे जब हम, तो क्वांटिटेटिव टूल्स का मकसद क्या होता है? इट एम्स एट रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाइड। वो किस तरीके से चेंज करते थे मनी सप्लाई को? डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे? कितना मनी भाई इकोनॉमी में 200 करोड़ रोटेट करेगा या 2000 करोड़। सो इट फोकस्ड मोर ऑन द क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है ना। बट एज द नेम सजेस्ट, क्वालिटेटिव में क्या होगा? इट फोकसेस मोर ऑन दी क्वालिटी। इट फोकसेस मोर ऑन दी क्वालिटी ऑफ मनी सप्लाई। तो आप कहोगे मैम क्वालिटी ऑफ मनी सप्लाई क्या होती है? फॉर एन एग्जाम्पल कि MSME सेक्टर को आउट ऑफ, मान लीजिए कि इकोनॉमी में 100 करोड़ है जिसको हम लेंड कर सकते हैं। कौन? जैसे कोई भी कमर्शियल बैंक जितने टोटल कर दो, उनके पास 100 करोड़ की कैपेसिटी है लेंड करने की। उसमें से कितना पोर्शन MSME सेक्टर के लिए जाएगा, कितना पोर्शन ऑफ क्रेडिट एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जाएगा, कितना स्टील सेक्टर, कितना सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। अगर जब हम इसको रेगुलेट कर रहे हैं, जब हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि पर्टिकुलर सेक्टर में कितना अमाउंट ऑफ क्रेडिट जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या कंट्रोल कर रहे हैं? यहाँ पे हम ये नहीं कंट्रोल कर रहे कि कितना मनी सप्लाई रहेगा इकोनॉमी में, ठीक है ना। हम यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं क्वालिटी ऑफ द मनी सप्लाई। कैसे? बाय रेगुलेटिंग कि कितने सेक्टर को या कौन से सेक्टर को कितना अमाउंट ऑफ मनी मिलेगा। सो दैट इज व्हाट इज क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी भी 2-3 प्रकार के होते हैं। विच आर फर्स्ट इज रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। डरिए मत, घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक को डिटेल में कवर करेंगे। अभी आप सिर्फ एक बार नाम सुन लो, बिल्कुल भी इनको सोच के एक अपने दिमाग में फियर नहीं क्रिएट करना है कि इनका क्या मतलब होता है। अभी जब एग्जाम्पल से समझाऊंगी तो एकदम से समझ आ जाएगा। फर्स्ट इज रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? राशन कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए बात करेंगे इसके बारे में। देन इज डायरेक्ट एक्शन, मॉरल सुएजन एंड लास्ट इज चेंज इन दी मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स ऑन सिक्योरिटी लोन्स, ठीक है। तो ये 4 हो गए क्वालिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स का रिकैप करना चाहते हैं? चलिए आइए फटाफट से क्वांटिटेटिव टूल्स का भी रिकैप कर लेते हैं। क्वांटिटेटिव टूल्स में हमने पढ़ा था CRR, हमने पढ़ा था रेपो रेट, हमने पढ़ा था रिवर्स रेपो रेट, हमने वहां पे रिवर्स रेपो की बात करी थी। और क्या बात करी थी हमने बात करी थी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की, हमने बात करी थी बैंक रेट की, और किस तरीके से बैंक रेट और रेपो रेट में क्या डिफरेंस होता है या किस तरीके से डिफर करते हैं, इस बारे में बात करी थी। आया कुछ याद? आ गया होगा फॉर श्योर। चलिए, सो क्वालिटेटिव टूल्स में ये 4 टूल्स होते हैं। अब इनको हम थोड़ा सा
डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है दैट इज द टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, भले ही वो क्वांटिटेटिव टूल हो या क्वालिटेटिव टूल्स हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। स्पेशली हर साल 2 से 3 क्वेश्चन मॉनेटरी पॉलिसी, मनी एंड आरबीआई से आते ही आते हैं कलेक्टिवली। ऐसा नहीं होगा कि एक कोई क्वेश्चन मान लीजिए आरबीआई के ऊपर होगा कि भाई व्हेन वाज आरबीआई फॉर्म्ड या व्हाट आर दी फंक्शंस, वो तो होगा, या फिर मिक्स एंड मैच भी हो सकता है कि एक स्टेटमेंट उस पर से कोई आरबीआई पे डिपेंडेंट हो और उसी क्वेश्चन में जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो कहाँ से हो, वो हो टूल्स यूज बाय आरबीआई टू कंट्रोल दी मनी सप्लाई। तो ये जो इंटायर टॉपिक है विच टॉक्स अबाउट आरबीआई, उसकी मॉनेटरी पॉलिसी एंड टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इट स्टैंड्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप पिछले 5 साल के पेपर उठा के देख सकते हो, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन एज वेल एज अप्लाइड क्वेश्चन दोनों से आते हैं, तो काफ़ी अटेंटिव रहना है। बहुत इजी टॉपिक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग वर्ड से क्या समझते हैं आप? राशनिंग मतलब हम राशन कर रहे हैं चीज़ों को। राशन जब घर का लाते हैं तो हम राशन करते हैं कि भैया हमारा ये बजट है, उसमें से हम 5,000 रुपये का तेल डलवाएंगे, 200 रुपये की सब्जी लाएंगे, 400 रुपये के फ्रूट लाएंगे। सो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर राशनिंग इट, यू आर रैशनलाइजिंग योर मनी। ठीक है ना? कहाँ पे? बजट, जब घर की ग्रोसरी शॉपिंग करनी होती है या घर की जो भी जितना एक्सपेंडिचर होता है। सेम इन रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, वी आर डूइंग वी आर रैशनलाइजिंग आवर मनी। ठीक है ना? कि किस तरीके से मनी को डिफरेंट सेक्टर्स में एलोकेट किया जाएगा। तो रैशनिंग ऑफ क्रेडिट में क्या होता है? इट एम्स टू कंट्रोल द पर्पस फॉर विच द क्रेडिट इज बीइंग क्रिएटेड। किस पर्पस के लिए क्रेडिट या लोन क्रिएट करा जा रहा है, उसको रैशनलाइज करते हैं हम रैशनिंग ऑफ क्रेडिट में। फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल जैसे कि गवर्नमेंट का अगर एजेंडा है या गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि हमें एमएसएमई सेक्टर को उठाना है या एग्रीकल्चरल इनकम डबल करनी है फार्मर्स की, तो हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़्यादा लोन देना होगा, उनको ज़्यादा बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी होगी। तो RBI in this case what will do is RBI will pass a circular, RBI will release a circular directing the commercial banks कि भाई अगर आपकी 100 करोड़ के लोन क्रिएट करने की कैपेसिटी है, अगर किसी भी बैंक की, मान लीजिए उस HDFC बैंक को बोला कि अगर आपके पास 100 करोड़ है लोन में देने के लिए, क्योंकि हमको MSME सेक्टर को उठाना है, तो आप अपने पूरे लोन में से 60% लोन MSME सेक्टर को दोगे। स्टील सेक्टर को अभी इतने हेल्प की जरूरत नहीं है, तो आपका टोटल 100 में से ज़्यादा से ज़्यादा 5% से ऊपर लोन कहाँ नहीं जाना चाहिए? स्टील सेक्टर में नहीं जाना चाहिए। एग्रीकल्चर सेक्टर को भी सपोर्ट की जरूरत है, तो आपका 100 करोड़ का 25% कहाँ जाना चाहिए? एग्रीकल्चर सेक्टर को जाना चाहिए। सो बाय दिस व्हाट सेंट्रल बैंक इज डूइंग, दे आर रैशनलाइजिंग द यूज ऑफ मनी, दे आर रैशनलाइजिंग द क्रेडिट, एंड दैट इज व्हाट इज रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशन कर रहे हैं हम, रैशनलाइज कर रहे हैं कि किस पर्टिकुलर काम के लिए, किस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, किस पर्टिकुलर एवेन्यू के लिए हमारा मनी जो है वो यूज किया जाएगा। चलिए, कुछ डिफिकल्ट था? कुछ भी नहीं था। तो इसको कैसे याद रखना है? रैशनिंग ऑफ क्रेडिट मतलब रैशनलाइजिंग द यूज ऑफ क्रेडिट। फिर आया डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन मतलब कोई एक्शन जो आरबीआई डायरेक्टली ले रही है ओवर द बैंक। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी मैंडेटरी चीज़ें होती हैं जो एक कमर्शियल बैंक को मेंटेन करनी होती है। बहुत सारे ऐसे रिजर्व्स होते हैं जो कंपलसरी होते हैं कमर्शियल बैंक के लिए मेंटेन करना, जैसे कि CRR, ठीक है ना, रिजर्व रेट पढ़ा था ना, कैश रिजर्व रेशियो, कि भई ये कमर्शियल बैंक को कुछ पार्ट ऑफ द डिपॉजिट कैश में मेंटेन करना होता है, कुछ पार्ट ऑफ द डिपॉजिट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर कैश या गोल्ड में मेंटेन करना होता है, राइट। ऐसे ही बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं जो एक कमर्शियल बैंक पे एप्लीकेबल होते हैं, जैसे कि उनका नॉन परफॉर्मिंग असेट का एक थ्रेशहोल्ड लिमिट होता है कि इसके ऊपर जो है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स नहीं जाने चाहिए। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो नॉर्म्स होते हैं कि भाई जो कैपिटल है आपकी रिस्क असेट से रिलेशन में, उसको भी आपको एक लेवल तक मेंटेन करना है। जब कोई कमर्शियल बैंक इन चीज़ों को मेंटेन नहीं कर पाती है तो सेंट्रल बैंक क्या करती है? सेंट्रल बैंक टेक्स ओवर द मैनेजमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कमर्शियल बैंक। और वो कौन से फ्रेमवर्क के अंडर? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंडर एक फ्रेमवर्क होता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट एक्शन में सिर्फ प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन ही आता है। मतलब डायरेक्ट एक्शन का मतलब जो सेंट्रल बैंक है वो डायरेक्टली एक्शन लेती है कमर्शियल बैंक पे या व्हाटसोएवर बैंक पे, कोऑपरेटिव बैंक पे भी,
ठीक है ना। सो जब सेंट्रल बैंक डायरेक्ट एक्शन लेती है तो उसका एक एग्जाम्पल था प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, कि जब किसी बैंक के एनपीएस एंड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आर नॉट मेंटेन्ड एज पर द प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स बाय द सेंट्रल बैंक, तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, उसका मैनेजमेंट को टेक ओवर कर लेता है फॉर सम टाइम, जब तक ये जो रेशियोज हैं, ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ये वापस स्ट्रीमलाइन ना हो जाए। तो मैंने एक बात बोली अभी, यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि भाई सेंट्रल बैंक ने डायरेक्टिव्स दिए हुए हैं कमर्शियल बैंक को, सेंट्रल बैंक ने डायरेक्टिव्स दिए हुए हैं कमर्शियल बैंक को कि अगर वो रेशियोज लाइक एनपीए, लाइक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन नहीं कर रहे तो उन पे वो एप्लीकेबल कर देते हैं क्या, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई कमर्शियल बैंक्स की। अब आपको क्या करना है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि क्या कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए भी कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता है, क्या कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए भी कोई ऐसा मैकेनिज्म होता है, ठीक है ना। ये तो बैंक्स की बात हो गई। व्हाट अबाउट एनबीएफसीज, क्या एनबीएफसीज के लिए भी सेंट्रल बैंक ने कोई प्रोविजन निकाला हुआ है कि अगर वो कोई थ्रेशोल्ड, कोई नॉर्म्स मेंटेन नहीं कर रही हैं, या व्हेन दे आर फेलिंग टू मेंटेन दी मैंडेटरी रिजर्व्स और द रिक्वायरमेंट, तो क्या उनके ऊपर भी कोई डायरेक्ट एक्शन लिया जाता है, और लिया जाता है तो वो कौन से फ्रेमवर्क में लिया जाता है, ये आपको मुझे दोनों के लिए, कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए और एनबीएफसीज दोनों के लिए बताना है। कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो हमने 2 टूल्स कवर कर लिए, 2 टूल्स फटाफट कवर हो गए, कुछ मुश्किल था ही नहीं, तो फटाफट टॉपिक खत्म होता जाता है हमारा। फर्स्ट था रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, रैशनलाइजिंग द यूज ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट था डायरेक्ट एक्शन। नेक्स्ट हमारे लाइन में है दैट इज मॉरल सुएजन, मॉरली किसी को परसुएड करना। इसको अगर सिंपल भाषा में समझना है सो इट इज सेंटियापा, ठीक है ना। मॉरली सेंट्रल बैंक परसुएड करती है बैंक्स को टू चेंज देयर टाइप ऑफ क्रेडिट। किस तरीके से, फॉर एन एग्जाम्पल सेंट्रल बैंक ने रेपो रेट जो है वो रिड्यूस कर दिया, रेपो रेट रिड्यूस कर दिया, या मान लीजिए बैंक रेट रिड्यूस कर दिया, तो मतलब जिस रेट पे आपको लोन मिलता है वो भी रिड्यूस हो जाना चाहिए। मान लीजिए किसी कमर्शियल बैंक ने यहाँ से तो फायदा उठा लिया कि भाई जिस रेट पे कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेके आ रहा है तो वो तो कम पे ले आया, लेकिन उसने कमर्शियल बैंक ने आपको आगे बेनिफिट जो है वो ट्रांसफर नहीं किया या ट्रांसमिट नहीं किया। तो क्या करेगी आरबीआई, अंडर मॉरल सुएजन एक सर्कुलर या एक लेटर इशू करेगी, या एक प्रेस नोट रिलीज करेगी कि भाई कमर्शियल बैंक्स शुड अंडरस्टैंड कि भाई जो मॉनेटरी पॉलिसी के बेनिफिट्स हैं दैट शुड बी ट्रांसमिटेड टू दी रिटेल और दी एंड कस्टमर्स ऑल्सो। तो मॉरल सुएजन में कोई डायरेक्ट एक्शन या पनिशमेंट या कोई फीस या कोई चार्ज नहीं लेवाई करती है, वो मॉरली परसुएड करती है बाय रिलीजिंग अ सर्कुलर और अ प्रेस नोट कि भाई जो मॉनेटरी पॉलिसी के बेनिफिट्स हैं इट शुड रीच दी एंड कस्टमर ऑल्सो, ठीक है। चलो हमारा लास्ट टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी विच इज क्वालिटेटिव टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इट इज द चेंज इन द मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑन सिक्योरिटी लोन्स। अब ये चेंज इन द मार्जिन रिक्वायरमेंट, इट शुड बी एक्चुअली मार्जिनल नहीं, इट शुड बी चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, इट शुड बी चेंज इन द मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑन सिक्योरिटी लोन्स। चलो अब ये क्या होता है, सो फॉर एग्जाम्पल आप लोन लेने गए कहाँ, एचडीएफसी के पास। एचडीएफसी आप कहोगे मैम हर टाइम आप एचडीएफसी का एग्जाम्पल क्यों यूज करते हो, एसबीआई का भी तो कर सकते हो या आईसीआई का भी। भाई मैं एचडीएफसी की बड़ी लॉयल कस्टमर हूँ, इसलिए एचडीएफसी का एग्जाम्पल बार बार मेरे मुंह पे आ जाता है। चलिए तो लोन लेने गए एचडीएफसी के पास, तो एचडीएफसी ने कहा लोन तो मैं दे दूंगा लेकिन आपको कुछ चीज सिक्योरिटी मतलब गिरवी या कोलेट्रल रखवानी पड़ेगी। तो मैंने अपना एक लैंड था, लैंड की कीमत थी 20 लाख रुपए, मैंने वहां पे उसको गिरवी और एज अ कोलेट्रल रखवा दिया। तो आपको क्या लगता है कि जो मुझे लोन है वो पूरे 20 के 20 लाख का मिल जाएगा, क्योंकि लैंड की कीमत उस टाइम क्या थी 20 लाख। तो आपको लगता है कि टोटल मुझे 20 लाख का लोन मिल जाएगा या उससे ज़्यादा मिलेगा या उससे कम मिलेगा? सर्टेनली 20 लाख में से कम ही मिलेगा, समवेयर अराउंड 16 लाख, क्योंकि कुछ एक पोर्शन एक मार्जिन रखा जाता है, क्योंकि इसकी प्राइस क्या है फ्लक्चुएट कर सकती
ठीक है, जरूरी तो नहीं है जब कमर्शियल बैंक इस लैंड को बेचने जाएगी तो उसको पूरे 20 के 20 लाख मिल जाएंगे, हो सकता है कम मिले फॉर व्हाटसोएवर रीजन। तो इसके लिए फॉर सेफ्टी पर्पस कमर्शियल बैंक्स क्या करती हैं, जितने अमाउंट का असेट होता है, जितने अमाउंट का असेट है जो मैंने गिरवी रखवाया है बैंक के पास, उसमें से कुछ पोर्शन काट के बाकी अमाउंट का ही लोन एक्सटेंड करती है। सो दैट इज व्हाट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट, दैट इज व्हाट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब जब आरबीआई को रेगुलेट करना है मनी सप्लाई, तो वो क्या बोलेंगी, कमर्शियल बैंक्स को नोटिस इशू करेंगी कि जो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट है इसको इंक्रीज कर दो। ठीक है, अगर आरबीआई को लिक्विडिटी कम करनी है, इकोनॉमी से, तो वो क्या बोलेंगे, मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर दो। तो अब नेक्स्ट टाइम जब मैं 20 लाख का लैंड गिरवी रखवाऊंगी कमर्शियल बैंक के पास, तो पहले वो मुझे कितना दे रहे थे, 16 लाख रुपए दे रहे थे। लेकिन अब सिंस आरबीआई का सर्कुलर आ गया कि भाई मार्जिन रिक्वायरमेंट हैज बीन इंक्रीज्ड, तो हो सकता है अब मुझे सिर्फ 14.5 लाख रुपीस का ही लोन मिले ऑन प्रोवाइडिंग अ लैंड ऑफ 20 लाख रुपीस। सो इससे क्या हो रहा है, जो लिक्विडिटी है वो कम हो रही है। कहाँ पहले 16 लाख मिलते थे, अब सिर्फ 14.5 लाख मिल रहे हैं, मतलब लिक्विडिटी कम हुई। आई हैव लेस मनी टू स्पेंड इन द मार्केट। पहले मैं 16 लाख की गाड़ी खरीद के लाती, अब मैं सिर्फ, मेरे पास प्रोविजन सिर्फ कितने का है, 14.5 लाख रुपए की गाड़ी खरीदने तक का ही प्रोविजन है। मतलब मेरे हाथ से आरबीआई ने इनडायरेक्टली लिक्विडिटी ले ली है। सो दैट इज व्हाट इज चेंज इन दी मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये जो मार्जिन रखा था यहाँ पे, जो मार्जिन था, जब इसको चेंज कर देते, 20 लाख और 16 लाख के बीच जो मार्जिन था, जब उसको आरबीआई चेंज कर देती है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस, दैट इज व्हाट इज चेंजेस इन दी मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स बाय द सेंट्रल बैंक। तो ये 4 थे हमारे टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। फर्स्ट 2 थे हमारे रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, डायरेक्ट एक्शन, सेंटियापा उर्फ मॉरल सुएजन, एंड लास्ट इज चेंज इन दी मार्जिन रिक्वायरमेंट। कभी इस चीज़ को भूलोगे? आई डू नॉट थिंक सो। बहुत ही ईजी तरीके से, इसमें से कोई बहुत टेक्निकल क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें से डायरेक्टली ये पूछेंगे कि मान लीजिए इफ आरबीआई इंक्रीजेस द मार्जिन रिक्वायरमेंट, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन लिक्विडिटी। भाई लिक्विडिटी रिड्यूस हो जाएगी, पहले 20 का देते थे तो 16 मिलता था, अब 20 लाख में से सिर्फ 14.5 लाख का ही लोन मिलेगा, मतलब लिक्विडिटी जो है, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी है जो वो घट गई है। ठीक है, तो ये 4 टूल्स हो गए। नेक्स्ट इज व्हाट वी हैव टू टॉक अबाउट इज मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी जब चेंज होती है तो उसका किस तरीके से ट्रांसमिशन होता है, मतलब उसका इफेक्ट किस तरीके से एंड कस्टमर तक पहुंचता है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। दिस इज व्हाट वाज गिवन इन योर बुक। इसको भी समझेंगे, पहले एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, हम CRR का एग्जाम्पल लेते हैं। CRR इज कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो को मैंने आपसे किस तरीके से समझाया था। मान लीजिए कि आपकी आती है सैलरी महीने की 10,000 रुपये, आप कमाते हैं, आपको महीने के एंड में मिलते हैं 10,000 रुपये। ठीक है, मान लीजिए अचानक आपकी मम्मी कहें कि अब से तू हर महीने मुझे 6,000 रुपये दिया करेगा, भाई मुझे भी तो खर्चा चलाना है घर का। आपके पास कितने रुपए बचे? आपके पास सिर्फ बचे 4,000 रुपये टू स्पेंड इन दी मार्केट। ठीक है ना। नाउ व्हाट आरबीआई वांट्स टू इज, आरबीआई वांट्स टू इंक्रीज द लिक्विडिटी या आरबीआई वांट्स टू डिक्रीज द लिक्विडिटी। ठीक है, तो अब ये आप सैलरी कमा रहे हो 10,000 की। ठीक है ना, अचानक आपकी मम्मी बोलती है कि यार 6,000 पहले मैं 6,000 लेती थी, रहने दे, अब से मुझे सिर्फ 5,000 रुपये ही दे दिया कर, बाकी 5,000 यू कैन यूज इट फॉर योर पर्सनल एक्सपेंसेस या व्हाटसोएवर। मूवी जाओ, फ्रेंड को घुमाने लेके जाओ, डोमिनोज जाओ, व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन डू। तो ये क्या कर रहे हो आप, आपके पास क्या हुई, मनी जो है वो इंक्रीज हो गई। सो CRR इज व्हाट, CRR इज, आरबीआई कहता है कि भैया आपके पास जितना भी टोटल डिपॉजिट आता है, उसका एक फ्रैक्शन मेरे पास रखवा दो, एंड विद द रेस्ट ऑफ अमाउंट यू कैन क्रिएट लोन्स। दैट इज व्हाट योर मदर वाज डूइंग। जितनी सैलरी आ रही है उसका एक पोर्शन मेरे पास रखवा दो, और उसके बाद बाकी बचे पैसे जहां मर्जी जाके उड़ा दो। अब अगर वो मम्मी कम पैसे मांगे तो आपके पास ज्यादा पैसे बचेंगे खर्च करने के लिए। यही अगर सिचुएशन चेंज हो जाए, मम्मी बोले कि नहीं भाई अब से मुझे 7,000 रुपये महीने के मुझे दिया कर, बाकी जो बचे उसको जाके उड़ाओ या जो मर्जी करो। अब आपके पास कितने बचे हैं?
3,000 रुपये, राइट। सो सेम वे इसी तरीके से आरबीआई भी चीज़ें चेंज करती है। आरबीआई जब सीआरआर को इंक्रीज कर देती है तो वो क्या कह रही है भैया अपना जो पोर्शन है मनी का उसका ज़्यादा पोर्शन मेरे पास डिपॉजिट करा दो। तो ज़्यादा पोर्शन अगर मेरे पास डिपॉजिट करा दोगे तो लेस मनी बचेगा मार्केट में फ्लोट करने के लिए, लेस मनी बचेगा बाजार में लोन क्रिएट करने के लिए। तो उससे क्या होगा, जो लिक्विडिटी है कंट्रोल में आ जाएगी। इसका ऑपोजिट, अगर आरबीआई चाहती है कि मनी सप्लाई बड़े इकोनॉमी में, लिक्विडिटी जो है वो बड़े इकोनॉमी में, तो वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे जितना पैसा, जितना डिपॉजिट आ रहा है उसका एक छोटा सा पोर्शन हमारे पास रखवा दो। मतलब दे विल रिड्यूस द रेट सो दैट मोर मनी इज अवेलेबल टू क्रिएट लोन्स इन द मार्केट। अब अगर मोर लोन्स आर क्रिएटेड इन द मार्केट तो उससे क्या होगा, लिक्विडिटी सप्लाई बढ़ेगी इकोनॉमी में। ठीक है, चलो एक जो बुक में एग्जाम्पल है उसको भी देखते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो आरबीआई क्या कर रही है, रेपो रेट को घटा रही है। रेपो रेट क्या होता था, इट इज द रेट एट विच दिस कमर्शियल बैंक बोरोज फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। भाई अब अगर कमर्शियल बैंक को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा सेंट्रल बैंक को, तो उसके पास ज़्यादा मनी बचेगा, मतलब वो भी इंटरेस्ट रेट घटा देगा। जिस रेट पे कमर्शियल बैंक आप जैसे और मुझ जैसे लोगों को लोन देते हैं, वो भी अपना इंटरेस्ट रेट घटा देंगे। जब इंटरेस्ट रेट घटा देंगे मतलब लोन क्या हो जाएंगे, लोन हो जाएंगे सस्ते। यहाँ लिख देते हैं, इससे क्या हो जाएगा, लोन हो जाएंगे सस्ते। तो जहाँ पहले 2 लोग ही इच्छुक थे लोन लेने के, अब उन्हें पता चला भैया लोन सस्ते हो रहे हैं, लोन लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल रहे हैं, तो ज़्यादा लोग पहुंच जाएंगे मार्केट में लोन लेने। ठीक है, जब लोन लेंगे तो कुछ लोग उससे जाके फ़ोन खरीदेंगे, कोई लैपटॉप खरीदेगा, कोई गाड़ी खरीदेगा, कोई अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करेगा। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है मार्केट में, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने क्या बोला, कोई जाके उसको खर्च करेगा लैपटॉप खरीदने में, कोई खर्च करेगा उसको मोबाइल खरीदने में, कोई खर्च करेगा रेस्टोरेंट के बिल भरने में। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जब लोन सस्ता हो रहा है तो क्या बढ़ रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है। कंजम्पशन ऑफ व्हाट, गुड्स एंड सर्विसेज। तो आप बस वही लिखा है यहाँ पे भाई, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल इंक्रीज। कंजम्पशन जब बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। कैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा भाई, अगर कंजम्पशन बढ़ रहा है तो मैम इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ रहा है भाई, अगर मैं ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड कर रही हूँ मार्केट में, अचानक से डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस बढ़ गया, तो फैक्ट्री ओनर्स के पास क्या जाएगा सिग्नल कि भैया ज़्यादा डिमांड है गुड्स की, हमारे जो बेचते थे हम, तो ज़्यादा प्रोड्यूस करो। तो हो सकता है वो अपनी एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, मान लीजिए एक फैक्ट्री के पास जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी वो 100 यूनिट्स की थी, अब उसे पता चल रहा है कि मार्केट से और डिमांड आ रही है, तो वो क्या करेगा, वो ज़्यादा लेबर हायर करेगा, वो बड़ी मशीन लगाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है। कहाँ पे, मशीनरी इंस्टॉल करने में। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो जब बड़ी मशीनरी लगाई थी तो मतलब आउटपुट भी इंक्रीज होगा। पहले 100 यूनिट बना रहे थे, अब हम 150 यूनिट बना रहे हैं। तो जब हम पहले 100 बना रहे थे अब 150 बना रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, जीडीपी ऑफ द कंट्री बढ़ रही है। जीडीपी बढ़ रही है तो मतलब ग्रोथ भी क्या हो रही है, इंक्रीज। दिस इज हाउ द ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस। फिर से समझाऊं, चलो फिर से एक बार लेते हैं। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट वो रेट होता है जिसपे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है। जब रेपो रेट घट गया, जब रेपो रेट घटा दिया, जब कमर्शियल बैंक को लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सेंट्रल बैंक से लोन मिल रहा है, तो वो क्या करेगी, जिस रेट पे खुद लोन देती है एक कमर्शियल बैंक जैसे कि एचडीएफसी, जिस रेट पे आप जैसे और मुझ जैसे लोगों को लोन देती है, वो उस रेट को घटा देगी। जब वो रेट घट जाएगा तो मतलब लोन हमें पता चलेगा, हाउस लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन सस्ते हुए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन लेने पहुंच जाएंगे मार्केट में। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंच गए हैं तो वो अब जो लोन लिया उसको कहीं ना कहीं तो स्पेंड करेंगे। कोई नया मैकबुक खरीदेगा, कोई फ़ोन खरीदेगा, कोई नया बिजनेस स्टैब्लिश करेगा, कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपैंड करेगा। ठीक है, तो उससे क्या बढ़ रहा है, कंजम्पशन। भैया कंजम्पशन कैसे, भाई नई बिजनेस फैक्ट्री या नया फैक्ट्री लगा रहे हो तो सीमेंट, स्टील, बजरी, हर चीज़ की डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, नए लैपटॉप खरीद रहे हो तो लैपटॉप की डिमांड बढ़ेगी। तो ओवरऑल कंजम्पशन जो है इकोनॉमी में वो क्या हो रहा था, वो इंक्रीज हो रहा था। जब कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा था, फैक्ट्री ओनर्स के पास सिग्नल जा रहे थे कि भाई ज़्यादा डिमांड है तो ज़्यादा मैन्युफैक्चर करो हमारी फैक्ट्री में। तो मैन्युफैक्चर ज़्यादा करने के लिए बड़ी मशीन लगानी पड़ेगी, बड़ी मशीन में लगाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो कंजम्पशन इंक्रीज होने से क्या हो रहा है,
इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है। जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया है, बड़ी मशीन लग गई है तो वो ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगी, ज़्यादा आउटपुट देगी, तो क्या हो रहा है, आउटपुट इंक्रीज हो गया है। अब जब आउटपुट इंक्रीज हो गया है तो अल्टीमेटली जितने गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे थे इकोनॉमी में वो भी इंक्रीज हो गए हैं। सो अल्टीमेटली द ग्रोथ इज ऑल्सो गेटिंग इंक्रीज्ड। दैट इज हाउ मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस। आई समझ? ये पूरा फ्लो चार्ट होता है, इसको आपको एकदम दिमाग में बिठा लेना है। एवरीथिंग इज लॉजिकल। हर चीज मैंने आपको बोला था ना कैसे डॉट्स कनेक्टेड होते हैं इकोनॉमी में। रटना नहीं है, चीजों को समझ लेना है। क्या ये फ्लो समझना मुश्किल था? कुछ भी नहीं, सब लॉजिकल था। अगर रेपो रेट इंक्रीज होगा तो मतलब बैंक्स के जिस रेट पे बैंक लोन देती है वो भी महंगा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आगे से आगे कनेक्टेड है, ठीक है। सो दैट इज हाउ द मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस। चलो अब इंडिया की अगर स्थिति देखें, कई बार ये मेंस का क्वेश्चन भी बन सकता है, कई बार मेंस का क्वेश्चन भी बन सकता है कि जब आरबीआई रेट घटाती है या बढ़ाती है, जब आरबीआई रेट घटाती है या बढ़ाती है उसका एकदम इमीडिएट इफेक्ट क्यों नहीं होता, उसका इमीडिएट बेनिफिट क्यों नहीं पहुंच पाता है एंड कस्टमर या रिटेल इन्वेस्टर या रिटेल कस्टमर तक। देयर आर सम लैक्यूनाज इन पॉलिसी ट्रांसमिशन। वो क्या लैक्यूनाज हैं या क्या रीजंस हैं, क्या रीजंस हैं जो बेनिफिट एकदम से पास ऑन नहीं हो पाता एंड कस्टमर तक? उसका फर्स्ट रीजन हेल्थ ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। अक्सर आपने सुना होगा कि बैंक्स में क्या बढ़ते जा रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिसको हम एनपीए बोलते हैं, ठीक है ना। एनपीए मतलब मोस्ट ऑफ द मनी अगर लूज हो रहा है एनपीए में, तो मतलब जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी है या मनी सप्लाई है, जो मनी सप्लाई है विद द बैंक्स वो डिक्रीज हो रही है। वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो जब मनी सप्लाई डिक्रीज हो रही है मतलब मनी इज अवेलेबल एट एन एक्सपेंसिव रेट। सो इवन इफ जब आरबीआई पॉलिसी रेट को नीचे कर देती है, जब आरबीआई रेपो रेट घटा देती है, बैंक रेट घटा देती है, तब भी उसका फायदा एंड तक क्यों नहीं पहुंच पाता? क्योंकि आरबीआई रेट ट्रांसमिट कमर्शियल बैंक्स तक तो कर देती है, लेकिन अब कमर्शियल बैंक्स के हाथ में है कि वो जिस रेट पे आप और मुझ जैसे लोग लोन लेते हैं उसको रिड्यूस करेगी कि नहीं। रिटेल लोन्स को कमर्शियल बैंक सस्ता करेगी या नहीं, डिपेंड करता है कमर्शियल बैंक पे। तो कमर्शियल बैंक कहती है कि भैया हमारे पास पहले ही इतने लॉसेस हैं जिसको हमें रिकवर करना है, सो वी आर नॉट इन अ कंडीशन राइट नाउ कि हम उस चीज़ को मतलब हम रिटेल लोन के जो रेट हैं उसको घटा दें। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन, हेल्थ ऑफ द बैंकिंग सेक्टर इन आवर कंट्री इज वन ऑफ द मेजर रीजन कि जो हमारा जो पॉलिसी ट्रांसमिशन है वो वीक क्यों है इंडिया में। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी भी जिनका बैंक में या तो अकाउंट नहीं है, और अगर बैंक में अकाउंट है भी, सेविंग अकाउंट है भी, तो उसमें वो जाके मनी सेव नहीं करते। अगर किसी भी मॉनेटरी पॉलिसी को सक्सेसफुल होना है, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन को सक्सेसफुल होना है, उसका फ़ायदा उठाना है, तो लोगों में बैंकिंग हैबिट्स होनी चाहिए। मतलब उनका मनी कहाँ होना चाहिए, उनका मनी डिपॉजिट फॉर्म में बैंक्स के साथ होना चाहिए। तभी तो आरबीआई उसको रेगुलेट कर पाएगी ना, तभी तो आरबीआई रेगुलेट करेगी। कैसे? वो बोलेगी भैया जितना आपके पास डिपॉजिट आ रहा है उसका कुछ पोर्शन सीआरआर में जाएगा, कुछ पोर्शन एसएलआर में जाएगा, एंड बाकी कैन बी यूज्ड, रेस्ट ऑफ द मनी कैन बी यूज्ड टू क्रिएट लोन्स, ठीक है। बट अगर हम डिपॉजिट ही नहीं करा रहे अपना मनी, फॉर व्हाटसएवर रीजन डिपॉजिट ही नहीं करा रहे, भाई हमारे वहाँ पे गली में या नुक्कड़ पे ब्रांच नहीं है, या हम फाइनेंशियली इलिटरेट हैं, फॉर व्हाटसएवर रीजन हम नहीं करा रहे, मतलब वी आर नॉट फाइनेंशियली इंक्लूडेड इन द इकोनॉमी, तो जो पॉलिसी ट्रांसमिशन है वो पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। एंड लास्ट इज कॉम्पिटिशन फ्रॉम दी अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अभी हम क्या कह रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन अगर अच्छा करना है तो डिपॉजिट हैबिट या बैंकिंग हैबिट्स होनी चाहिए लोगों में। बट ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ एक फिक्स डिपॉजिट खुलाना या सेविंग डिपॉजिट खुलाना ही एक एवेन्यू है। देयर आर अदर ऑप्शंस ऑल्सो जहाँ लोग अपना मनी सेव करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड, ठीक है, जैसे कि पेंशन फंड, ठीक है ना, जैसे कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन इंस्ट्रूमेंट्स को प्रेफर करते हैं ओवर दी फिक्स डिपॉजिट और दी करंट डिपॉजिट, राइट।
सो दैट इज वाई ऑल्सो अब जब मनी लॉक्ड ही नहीं है बैंक में, मनी इज लॉक्ड इन सम अदर इंस्ट्रूमेंट्स, तो किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिट होगी टू द एंड कस्टमर. सो दीज आर दी 3 मेजर रीजंस जो आपको पता होने चाहिए विच कॉजेज डिले इन द ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी और विच एक्चुअली लीड्स टू फेलियर इन द ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. ठीक है. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड किस तरीके से व्हाट आर द रीजंस फॉर वीक ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि लाइफ फाउंडेशन बैच जो हमारा है 4th बैच वो ऑलरेडी स्टार्ट होने वाला है 22 अगस्त को. ठीक है ना. अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं इस बैच में तो आपको यूज़ करना होगा कोड नान की लाइफ. इकोनॉमी अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं इसी डिटेल से, इनफैक्ट जब हम लाइफ फाउंडेशन बैच की बात करते हैं तो वहाँ पे हम प्रीलिम्स प्लस मेंस ओरिएंटेड और डिटेल में और एग्जांपल्स के साथ स्टूडेंट्स को समझाते हैं कि किस तरीके से उनको इकोनॉमी को अप्रोच करना है, किस तरीके से स्टैटिक को डायनेमिक से लिंक करना है और किस तरीके से अगर आपके सामने आंसर आए, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हम सिर्फ टॉपिक पढ़ा के छोड़ देते हैं. वहाँ पे जैसे ही क्वेश्चन आता है, जैसे ही कोई हम थीम पिकअप करते हैं तो उसके साथ उससे रिलेटेड प्रीलिम्स प्लस मेंस क्वेश्चंस को भी वहाँ पे डिस्कस करते हैं. तो अगर आप चाहते हैं और इफ़ यू वांट टू एनरोल फॉर द कोर्स देन स्टडी IQ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है विच इज़ studyiq.com, वहाँ जाके आप एनरोल करा सकते हैं. कोड यूज़ कर सकते हैं नान की लाइव अगर आप ये फीस देना चाहते हैं. अदरवाइज फीस आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखिए, समवेयर अराउंड 25,000 आपकी फीस है. बट जैसे ही आप कोड यूज़ करोगे नान की लाइफ तो आपकी फीस हो जाएगी /बुक, जो हमारी रेफरेंस बुक है जहाँ से मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रही हूँ, विच इज़ स्टडी IQ की इंडियन इकोनॉमी की जो बुक है उसको ऑर्डर करना चाहते हैं. सो आइदर यू कैन ऑर्डर इट फ्रॉम Amazon और यू कैन ऑर्डर इट फ्रॉम फ्लिपकार्ट. तो घर बैठे आपकी किताब आ जाएगी. जब मैं क्लास लेती हूँ तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हैं, बुक खोल के रख सकते हैं. आपके लिए काफ़ी कन्वीनियंट हो जाएगा अगर बुक आपके पास हो, क्योंकि जब मैं पढ़ा रही हूँ आप वहीं पे नोट्स बना सकते हो, पॉइंट्स को ऐड ऑन कर सकते हो. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन. कोई भी दुख तकलीफ है तो इंस्टाग्राम पे रीच आउट करें मुझे nanki_B22. PDF चाहिए अगर सेशन का, देन इकोनॉमिक्स विद नानकी विच इज़ माई टेलीग्राम पेज, वहाँ आइए और आपको मिल जाएगा आज के सेशन का PDF. अगले वीडियो में बात करेंगे हम हमारे फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, मतलब बैंकिंग सिस्टम की हम बात करेंगे. मनी की बात कर ली, अब नेक्स्ट में हम बात करने वाले हैं हमारे बैंकिंग सिस्टम की, क्योंकि मनी को कौन रेगुलेट कर रहा है अल्टीमेटली, हमारा जो है बैंकिंग सिस्टम. तो स्टे ट्यून्ड ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी IQ एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.